हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? वेक्टर स्पेसेस का जनरल चीज देखी थी कि वेक्टर स्पेस एक्सेट्रा फॉर्म कैसे करते हैं। राइट गाइस? वेक्टर देखा था कि वेक्टर क्या होता है, फील्ड्स देखा था कि फील्ड्स क्या होता है, और उसके बाद छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं कि वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, और वेक्टर्स की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो कि वेक्टर से रिलेटेड थे। ओके, आज हम इसी के आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। तो किसी को पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? हेलो? हेलो? मुझे नो सुन पा मैम। रहे हैं? नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं पता है, किसी और को पता है? लीनियर कॉम्बिनेशन नाम सुन के दिमाग में क्या आता है? किसी को भी कुछ भी रफ आइडिया हो? ओके, कोई बात नहीं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है? लेट्स से हमारे पास V जो कि एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, V एक वेक्टर स्पेस है, और मैंने आपको बताया था कल कि कोई भी वेक्टर स्पेस हमेशा एक फील्ड पर डिफाइन होता है। ठीक है, तो मान लो कि ये जो V वेक्टर स्पेस है वो किसी फील्ड K पर डिफाइन है। हमने कोई एक आर्बिट्रेरी फील्ड ले लिया जो कि K पर डिफाइन है। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हम कह रहे हैं कि मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है, U1 U2 U3 टू UN। ये मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि वेक्टर स्पेस V में लाई कर रहा है। ठीक है, मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है जिसमें ये सेट है वेक्टर्स का, जो कि वेक्टर स्पेस V में लाई कर रहा है। ओके, तो अब एक और वेक्टर है स्मॉल v विच बिलोंग टू दिस वेक्टर स्पेस V। ओके, ये कोई एक वेक्टर है जो कि वेक्टर स्पेस में लाई कर रहा है। तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं? जब V का वेक्टर जो कि वेक्टर स्पेस V में लाई कर रहा है, तो ये V वेक्टर जब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, यानी कि A1 U1 प्लस A2 U2 गोइंग ऑन टू AM UM। ओके, तो ये जो होता है ये क्या है, मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर्स का। ठीक है, हम बोल रहे हैं जब V का कोई भी वेक्टर इन सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए तो वो क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ये V वेक्टर का, जो कि मेरा वेक्टर स्पेस V में लाई कर रहा है। और यहाँ पर AI क्या है? AI है स्केलर्स। AI है स्केलर्स इन K, यानी कि जो स्केलर्स हैं वो फील्ड से आ रहे होंगे। ठीक, तो ये मेरा हो गया किसी भी वेक्टर V के लिए इन सेट्स के द्वारा लिखा हुआ एक लीनियर कॉम्बिनेशन विच इज A1 U1 प्लस A2 U2 गोइंग ऑन टू AM UM। ओके, अब इसी को कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे सकते हैं समेशन AI U I। तो ये क्या है, मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है। ओके, तो अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन हर जगह यूज आने वाला है कि हम किसी भी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो उससे हम डिपेंडेंस भी देखेंगे, इंडिपेंडेंस भी देखेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे। ओके, उससे पहले बात करते हैं स्पैनिंग सेट। किसी को पता है स्पैनिंग सेट क्या होता है? स्पैनिंग सेट, और या बोल दो जनरेटिंग सेट। कोई आइडिया है कि ये क्या होते हैं, जनरेटिंग सेट और स्पैनिंग सेट? हेलो? अरे नहीं आता तो नाम बोल दो, मुझे तो बताना ही है। नो मैम। ओके, कोई बात नहीं। तो स्पैनिंग सेट में क्या होता है, तो हम एक सेट कंसिडर करते हैं वेक्टर्स का। लेट्स से वो सेट ये है U1 U2 टू UN, मेरे पास एक सेट है वेक्टर्स का जो कि वेक्टर स्पेस V में से लिया गया है। ठीक है, वेक्टर स्पेस V में से ये एक सेट है वेक्टर्स का। ठीक है, अब ये जो सेट है वेक्टर्स का, इसको हम स्पैनिंग सेट और जनरेटिंग सेट तब बोलेंगे जब ये सेट वेक्टर का पूरे V को, वेक्टर स्पेस V को जनरेट कर दे।
वेक्टर स्पेस वी को जनरेट करने से मेरा मतलब ये है, जब वी का हर एक वेक्टर इन सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा हो। ठीक है, लेट्स से ये वी का कोई भी वेक्टर है, वी बिलोंग्स टू वी, जब हर वेक्टर वी का, हर वेक्टर, each and every vector which is lying in this vector space can be written in the linear combinations of these vectors, that is a1 u1 going on to am um, उस टाइम पर हम इसको बोलते हैं, इस सेट को हम बोलते हैं, ये सेट जो हो जाएगा वेक्टर्स का, वो हो जाएगा मेरा स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग सेट, और यू कैन से जनरेटिंग सेट ऑफ वी, जनरेटिंग सेट ऑफ वी। ठीक है, तो ये क्या बात हुई, इसमें हमने बोला कि मेरे पास एक वी वेक्टर स्पेस है, उसमें कुछ सेट है वेक्टर का। ठीक है, ये कोई एक पर्टिकुलर सेट है वेक्टर का, और ये एक ऐसा सेट है वेक्टर्स का जो कि वीक में जितने भी वेक्टर्स लाई कर रहे होंगे, एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर लाइंग इन द वी, हर वेक्टर वी का लिखा जा सकता है इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में। ठीक है, वी का हर एक वेक्टर, दिस इज एनी वेक्टर विच इज लाइंग इन द वी, जो कि इनके इन सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तो ये सेट को हम बोलेंगे जनरेटिंग वी, यानी कि ये हर वी के वेक्टर को जनरेट कर रहा है, हर वी के वेक्टर को एक लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता है। ठीक है, तो ये मेरा सेट हो गया जनरेटिंग सेट, स्पैनिंग सेट। समझ आया? यस मैम। ओके, अभी एक ये तो हो गया मेरा स्पैनिंग सेट, अभी इसको हम आगे रिलेट करके देखेंगे, उससे पहले समझो कि वेक्टर सबस्पेस क्या होता है। वेक्टर सबस्पेसेस, तो वेक्टर सबस्पेसेस में क्या होता है कि हमारे पास एक वी है जो वेक्टर स्पेस है, और इस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है, मान लो डब्लू है, जो कि एक सबसेट है ये वेक्टर स्पेस वी का। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो डब्लू है, इसको हम सब स्पेस कब बोलेंगे वेक्टर स्पेस का? ओके, कब हम इसको सबस्पेस बोलेंगे वेक्टर स्पेस वी का, ये पता करना है। ठीक है, हमें ये बोला गया है कि वी एक वेक्टर स्पेस है जिसका ये सबसेट है, अभी हमने सबस्पेस नहीं बोला है, जिसका ये सबसेट है, वी का सबसेट है ये वेक्टर स्पेस, जो डब्लू है, तो डब्लू इज अ सबस्पेस ऑफ वी, डब्लू जो है वो सबस्पेस तब होगा वी का इफ डब्लू इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस। ओके, जब डब्लू खुद वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाए, तब W जो है वो V का वेक्टर स्पेस फॉर्म कर देगा। ओके, बट पॉइंट टू बी रिमेम्बर हेयर इज दैट अगर V जो है ओवरफील्ड K है, ओवरफील्ड K है, तो जो इसका सबसेट है W, ये भी ओवर द सेम फील्ड डिफाइन होना चाहिए। ओके, दे हैज टू बी ऑन द सेम फील्ड, जो इसका सबस्पेस है V का, वो भी सेम फील्ड पर डिफाइन होना चाहिए। ओके, नाउ अब सबस्पेस को चेक करने के लिए एक सिंपल क्राइटेरिया ये होता है कि कोई भी W जो कि सबसेट है V का, वो जो W है सबस्पेस तब कहलाएगा जब तीन चीजें हैं उसको चेक करने के लिए, जब उस W सबसेट में जीरो वेक्टर लाई करे, दैट इज जीरो बिलोंग टू W। सेकेंड थिंग, कि अगर ये जो दो वेक्टर्स हैं जो कि W में लाई कर रहे हैं, तो इनका वेक्टर एडिशन, दैट इज U प्लस W, सॉरी U प्लस V भी W में लाई करे। तीसरा है इनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मान लो K कोई एक स्केलर है जो कि फील्ड से लिया गया है, तो के यू भी W में लाई करे। ठीक है, अगर ये मेरी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, तो हम W को क्या बोलेंगे, सबस्पेस बोलेंगे। और यही मेन तीन कंडीशन थी वेक्टर स्पेस को चेक करने के लिए। ठीक है, जब हमने कल एग्जाम्पल्स किए थे, तो हमने मेनली यही तीन कंडीशन चेक करी थी कि क्या ये तीन कंडीशंस मेनली जो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं है। ठीक है, तो W जो है वो जो कि सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, इसको हम वेक्टर सबस्पेस तब बोलेंगे जब ये खुद एक वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, तो उसके लिए तीन कंडीशन चेक करनी है। अब इन दोनों कंडीशन को हम एक कंडीशन से चेक कर सकते हैं, दैट इज अगर ए यू प्लस बी वी बिलोंग टू डब्ल्यू। ओके, दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, हम एक सिंगल कंडीशन चेक कर लेते हैं जहां पर ए और बी जो कि हैं वो स्केलर्स हैं, और यू और वी जो मेरे वेक्टर्स हैं जो कि डब्ल्यू से लाई कर रहे हैं। अंडरस्टूड? हेलो? ओके,
तो अभी देखो, ये तो हो गया सबस्पेस चेक करने का तरीका। अभी ये बताओ, अगर मैं अपने पूरा वेक्टर स्पेस ही ले लूं, ये मेरा एंटायर वेक्टर स्पेस वी है, तो क्या ये सबस्पेस होगा? क्या हम पूरे वेक्टर स्पेस वी को सबस्पेस बोल सकते हैं वी का? बोल सकते। बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि जो वेक्टर स्पेस वी है, द इंटायर स्पेस वी इज ऑलवेज सबस्पेस ऑफ वी, ये हमेशा खुद का सबस्पेस फॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं नल वेक्टर्स का एक सेट ले लूं, नल वेक्टर्स का, ठीक है, तो नल वेक्टर्स को अगर आप चेक करो तो उसमें जीरो भी लाई करता है। अगर आप उसमें एडिटिव और स्केलर की दोनों प्रॉपर्टी चेक करो तो उसमें वो भी दोनों लाई करेंगी। तो जो सेट ऑफ नल वेक्टर है वो भी सबस्पेस फॉर्म करता है। और जो नल वेक्टर्स के सबस्पेस फॉर्म करता है उसको हम बोलते हैं ट्रिवियल सबस्पेस। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ बी। ओके। जो भी सारे नल वेक्टर्स का सबस्पेस है वो ट्रिवियल सबस्पेस ऑफ बी कहलाता है। ठीक है। ओके। यस मैम। ओके, तो एक बात बताओ, जैसे ये मेरा वेक्टर स्पेस वी है जो कि थ्री डायमेंशनल है, आर क्यूब पे है, ठीक है। अब इसमें यू जो है इसका सबस्पेस है, ठीक है। यू जो है उसमें यू इज द इसका सबसेट है, यू इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यू इज सबसेट ऑफ बी। नाउ यू कंसिस्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन वी, ऑल वेक्टर्स इन बी, यू कैन से आर क्यूब। ठीक। अब u जो मैंने डिफाइन किया है वो डिफाइन किया है दैट ए बी सी एंड a इज इक्वल टू b इक्वल टू c। ओके। अब बताओ, u जो है वो वेक्टर इसका सबसेट है, v वेक्टर का सबसेट है। ओके। और u का जो डिफाइन किया है वो ये है। तो क्या u सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा? सबस्पेस बताना है। सबस्पेस फॉर्म करेगा या नहीं? सबस्पेस को चेक करने के लिए तीन कंडीशन: जीरो वेक्टर लाई करना चाहिए, और वो एडिटिव प्रॉपर्टी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों सेटिस्फाई करने चाहिए। तो इस सबसेट के लिए क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? थोड़ा एक्सपेंड करके सोचने की कोशिश करो, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा। यस मैम, हो जा रहा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि अगर हम इस वेक्टर को थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या है, तीनों वैल्यूज इसकी इक्वल हैं। तो अगर मैं इनको कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू देके देखूं तो ये कुछ ऐसा होगा, 1 1 1, 2 2 2, ठीक है, ऐसे लाइक 7 7 7, सबकी वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है। तो अगर मैं यू ले लूं जो इसमें वैल्यू ले रहा है ए, और बी कोई दूसरा वेक्टर ले लूं जो वैल्यू ले रहा है बी। ठीक है। तो इन पे यू प्लस वी भी डिफाइन होगा। ठीक। और इन पे अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी डिफाइन होगा। और इसमें क्योंकि ये आर पे है, डिफाइंड है, तो इसमें एक जीरो वेक्टर भी होगा, 0 0 0। राइट। तो इसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगी। तो अगर तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं तो क्या हो जाएगा कि यू जो है, यू इज अ सबस्पेस ऑफ बी, सबस्पेस ऑफ बी। राइट। इजी है चेक है। करना। यस मैम। यहाँ पर कि बस तीनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है। अब इसी तरीके से ये देखो, अगर मैंने यही जो u है, w है, वो इस तरीके से डिफाइन किया हो दैट x1 x2 टू xn belongs to r's power n such that a1 x1 plus a2 x2 going on to an xn is equals to 0। ओके। और जो मेरा वेक्टर स्पेस है वो है r's power n ओवर r। तो अब बताओ, ये जो है v वो इसका सबसेट है, W जो है वो इसका सबसेट है वेक्टर स्पेस V का। तो अब क्या ये W सबस्पेस है या नहीं है? और एक ये वाला भी बताओ, अगर इस W को मैं इस तरीके से डिफाइन कर दूं, बिलोंग्स r पावर n a1 x1 गोइंग ऑन टू a n xn इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर कौन सा सबस्पेस है और कौन सा नहीं है, या दोनों ही सबस्पेस है, क्या है? हेलो।
दोनों सबस्पेस हो जाएंगे। दोनों सबस्पेस कैसे हो जाएंगे? पहले वाले में तो जीरो के इक्वल करना है, तो कोफिशिएंट्स को वेरी करा करके भी तो जीरो कर ही सकते हैं, और इसमें नॉट इक्वल टू जीरो करना है तो भी नॉट कोफिशिएंट्स में इक्वल टू एक। अगर जीरो है, अगर हम ये वाली कंडीशन देख रहे हैं कि नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो उसमें जीरो वेक्टर तो लाई नहीं करेगा। ठीक है, कैसे लाई नहीं करेगा वो देखो। अगर मेरे पास सारे स्केलर्स, अगर मैंने अपने सारे स्केलर्स ए आई जीरो ले लिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो क्वांटिटी है जीरो के इक्वल हो गई। लेकिन ये जो कह रहा है कि ये कभी जीरो के इक्वल होगा ही नहीं। अगर मैं अपने सारे एक्साइज की वैल्यू जीरो, अगर जीरो वेक्टर मुझे लाई कराना है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे इन सब की वैल्यू जीरो है। ठीक है, इन सब की वैल्यू जीरो है। अगर मैं इन सब की वैल्यू जीरो पुट करती हूँ, ये इक्वल टू जीरो आना चाहिए था। अब ये इक्वल टू जीरो तो है ही नहीं। यस मैम। ये तो कह रहा है कि इक्वल टू जीरो कभी होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा जीरो वेक्टर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये सबस्पेस की पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो ये नहीं होगा। अभी ये वाला सबस्पेस फॉर्म कर जाएगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अगर मेरे को जीरो वेक्टर यहाँ पे लाई कराना है, तो अगर मैं अपने सारे एक्साइज की वैल्यू जीरो पुट करूं, लाइक जीरो 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 हो जाएगा, और वो जीरो के इक्वल आ रहा है। और यहाँ पर भी वो बोल रहा है दैट इट इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। इसी तरीके से आप बाकी दो कंडीशन चेक कर सकते हो। क्या इनका सम, अगर मैं सम करूं तो क्या सम हो पा रहा है या नहीं। अगर स्केलर का करूं तो क्या स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो पा रहा है या नहीं। तो वेक्टर का एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों चीजें तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जब भी ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे मान लो आप, जब भी आपके पास कुछ ऐसा दे रखा हो लीनियर कॉम्बिनेशन में दैट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड समथिंग लाइक दिस, और वो इक्वल टू जीरो हो, कैसा हो, इक्वल टू जीरो हो, तो ये हमेशा सबस्पेस फॉर्म करेगा। ओके, देन इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सबस्पेस। ओके, और अगर ये इक्वल टू जीरो नहीं है, तो ये सबस्पेस फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ये जीरो वाली कंडीशन ही पहली बार में अनसेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, यस मैम। जीरो वाली जो कंडीशन है उसको थोड़ा लाइटली मत लो, उसको थोड़ा फोकस डालो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो सबसेट्स होते हैं वो उसी कंडीशन पे फेल हो जाते हैं कि जीरो वेक्टर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अभी एक यस चीज मैम। समझने की कोशिश करो, मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या था कि ये मेरा वेक्टर है u। ठीक है, इसका मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया तो वो हो जाता था के यू। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था कि मैंने एक वेक्टर का जो कि u वेक्टर था, उसमें एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया के यू। और इस वेक्टर को मैं नया नाम दे सकती हूँ, यानी कि ये जो पूरा होल वेक्टर था, इसको मैंने नया नाम दे दिया विच इज लेट्स से यू डैश वेक्टर, यू डैश वेक्टर। ओके, तो ये क्या हुआ, ये जो यू डैश वेक्टर है, ये यू वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, राइट। यस मैम। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या है, अगर कोई दूसरे का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जब भी एक वेक्टर किसी दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, तो वो हमेशा सेम लाइन पर लाई कर रहे होते हैं। अगर हम टू डायमेंशन की बात करें तो वो हमेशा सेम लाइन पर लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी इसी तरीके से सबस्पेस के समझने की कोशिश करो। अगर मैं सबस्पेस की बात करूं, आर स्क्वायर के सबस्पेस की, तो ठीक है, तो एक तो सबसे पहला सबस्पेस मेरा हो जाता है आर स्क्वायर में, वो फॉर्म करेगा जीरो वेक्टर का। ठीक है, क्योंकि जो नल सेट है वेक्टर्स का वो तो हमेशा सबस्पेस फॉर्म करता ही करता है, राइट। आर स्क्वायर में जो पहला सबस्पेस सबस्पेस अगर मैं कंसिडर करूं, तो वो मेरा हो जाएगा जीरो का। द सबस्पेस ऑफ नल सेट ऑफ वेक्टर जो होगा वो मेरा सबस्पेस फॉर्म करेगा। अभी दूसरा मैं देखूं तो वो होगा, वो होगी सारी लाइंस टू द ओरिजिन, डू ओरिजिन। Point to be noted, I am considering all the lines which are going to the origin। सारी वो वाली लाइंस आर स्क्वायर में जो कि ओरिजिन से पास हो रही हैं, वो सारी लाइंस। ओके, हम ऐसी कोई लाइन नहीं ले रहे हैं जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। ओरिजिन से पास होने का मतलब क्या है कि अगर वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी, तो वो जीरो वेक्टर की कंडीशन की जीरो जो है वो सबसेट में लाई करेगा, उसको सेटिस्फाई कर जाएगी। इसीलिए जो भी आर स्क्वायर जो मेरा वेक्टर स्पेस है,
जो मेरा वेक्टर स्पेस है, अगर मैं इसकी सबस्पेस देखूं तो इसके सबस्पेस इन तीनों में से कोई पॉसिबल एक सबस्पेस होगा। या तो वो जीरो वेक्टर खुद होगा, या तो वो लाइन होगी जो कि ओरिजिन से पास होके जा रही होगी, या तो वो वेक्टर स्पेस खुद होगा। आर स्क्वायर इटसेल्फ इज अ वेक्टर स्पेस, सबस्पेस ऑफ इटसेल्फ। ओके, यहाँ पर क्या बोला हमने, अगर मेरा वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर है तो उसके तीन पॉसिबल सबस्पेस बन सकते हैं। एक तो हो गया जीरो सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि हमेशा सबस्पेस फॉर्म करता है, और एक हो गया लाइंस विच इज वन डायमेंशन में अगर और टू डायमेंशन में अगर देखो, विच आर द लाइंस विच आर गोइंग टू द ओरिजिन। एक तो ये पॉसिबल सबस्पेस है, और तीसरा हो जाएगा वो वेक्टर स्पेस खुद, क्योंकि वेक्टर स्पेस खुद भी तो सबस्पेस फॉर्म करता है ऑन इटसेल्फ, राइट। पहला वाला एम्प्टी सेट है ना। या ये जो मैंने अभी बोला ना कि इधर बोला था, जो नल सेट होता है वो हमेशा सबस्पेस फॉर्म करता है, क्योंकि वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है। नल वेक्टर्स ले रहे हैं उसमें सारे, वो ट्रिवियल सबस्पेस की बात कर रहे हैं। नल वेक्टर्स यानी कि मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स, सेट ऑफ नल वेक्टर्स है। तो सेट ऑफ नल वेक्टर्स जो है वो ट्रिवियल सबस्पेस बोलते हैं, ट्रिवियल सबस्पेस बोलते हैं उनको, क्योंकि वो सबस्पेस फॉर्म करते हैं। सेट ऑफ नल वेक्टर्स जो हैं वो सबस्पेस फॉर्म करते हैं, उनके अंदर नल है तो ऑब्वियसली जीरो लाई करेगा। अब नल वेक्टर्स में एडिशन भी डिफाइन होता है कि अगर मेरे पास जीरो है जो कि डब्ल्यू में है, ठीक है, जीरो है वेक्टर, अब जीरो प्लस जीरो इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं के बिलोंग टू के है, अब इसमें स्केलर मल्टीप्लीकेशन करूं, देन के इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि डब्ल्यू में लाई कर रहा है। नल वेक्टर जो है वो हमेशा सबस्पेस फॉर्म करेगा। ओके, यस मैम। तो ये जो हो गया वो मेरा नल वेक्टर का सबस्पेस है। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है, पॉसिबल सबस्पेसेस की बात कर रहे हैं हम, जो सारी लाइंस जो ओरिजिन से पास होके जा रही हैं, ओरिजिन से मतलब कि वो जीरो वेक्टर वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करें। ओके, और पूरा वेक्टर स्पेस खुद वो सबस्पेस हो। अभी इसी तरीके से इसको भी देखो, अगर हम आर क्यूब पर बात करें कि मेरे पास आर क्यूब है, वेक्टर स्पेस जो है मेरा आर क्यूब है यानी कि थ्री डायमेंशनल है, तो उस टाइम पर मेरे पॉसिबल सबस्पेसेस क्या होंगे। सबस्पेसेस क्या होता है, बेसिकली सबसेट होता है जिसको जो हमारी सबस्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, राइट। तो अगर मैं इस पे बात करूं तो एक तो वही हो गया कि मेरा सारे नल वेक्टर्स ले लिए मैंने, सारे सेट ऑफ नल वेक्टर्स ले लिया, वो हमेशा सबस्पेस फॉर्म करेगा। दूसरा सेम हो जाएगा कि दैट द लाइंस टू द ओरिजिन, जो भी लाइंस ओरिजिन से पास करती हुई जा रही होंगी। ओके, इसमें तीसरा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आर क्यूब है, थ्री डायमेंशनल है, तो इसमें सारे प्लेन्स भी आ जाएंगे, प्लेन्स विच आर गोइंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। और प्लेन्स के बाद क्या आ सकता है, या तो वो वेक्टर स्पेस खुद हो, आर क्यूब हो, तो यहाँ पर ये पॉसिबल सबस्पेसेस फॉर्म करेंगे। अंडरस्टूड। हमेशा जो यस भी मैम। कंसिडर करो वो ओरिजिन से होके जाना चाहिए, ओरिजिन से होके जाना चाहिए। अब वेक्टर स्पेस तो खुद ही वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो उस पर तो कुछ कंडीशन चेक करने की जरूरत है ही नहीं, हम तो वेक्टर स्पेस ही कंसिडर कर रहे हैं, और वेक्टर स्पेस खुद पर सब स्पेस फॉर्म करता ही है। तो हम वो सारी चीजें कंसिडर करेंगे डायमेंशंस में, पर्टिकुलर डायमेंशंस में, जो कि ऑरिजिन्स के थ्रू होकर जा रही हूँ। तो ये मैंने पॉसिबल सबस्पेसेस बता दिया कि क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं, इनमें से ही होंगे। ओके, अब ये जो सबस्पेसेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस पे हैं। अब वो डायमेंशन का कॉन्सेप्ट जब आएगा तब देखेंगे। अब ये अलग अलग डायमेंशंस पे हैं, ठीक है, वो बाद में देखेंगे जब डायमेंशन पढ़ेंगे, तब इसको थोड़ा और रिपीट कर देंगे तो आपको समझ आएगा। ओके, अभी देखो इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास दो वेक्टर स्पेस हैं यू और डब्ल्यू, ओके, जो कि वेक्टर स्पेस वी में है। ओके, यू और डब्ल्यू मेरे पास दो सबस्पेस हैं जो कि वेक्टर स्पेस वी में है, देन द इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस इज ऑलवेज अ सबस्पेस। ओके, दो सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन सबस्पेस फॉर्म करता है, और वो वेक्टर स्पेस वी में ही होगा दोनों वेक्टर्स का। ओके, और इसी तरीके से अगर यूनियन की बात करें, इंटरसेक्शन तो सबस्पेस फॉर्म कर जाता है, अगर यूनियन की बात करें, देन यूनियन ऑफ टू सबस्पेसेस is a subspace if and only if
one is contained in the other, one is contained in the other. ओके, तो जो यूनियन है उसमें हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। बेसिकली जो यूनियन है दो सबस्पेसेस का, वो जरूरी नहीं है कि वो सबस्पेस फॉर्म करे ही करे, ठीक है, वो नहीं करता है, जनरली नहीं करता है। तो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि दो सबस्पेसेस का यूनियन जो है वो सबस्पेस फॉर्म करेगा ही करेगा, ये हमेशा ट्रू नहीं है। तो हमेशा ट्रू केस ये है कि इफ वन इज कंटेन्ड इन दी अदर, इफ वन इज कंटेन्ड इन दी अदर का मतलब है कि अगर मान लो W1 और W2 मेरे पास दो सबस्पेस हैं, अगर W1 W2 का सबसेट है या फिर W2 W1 का सबसेट है, तो हम बोल सकते हैं कि इनका यूनियन W1 यूनियन W2 जो है वो सबस्पेस फॉर्म करेगा। कैसे? तो देखो, अगर मैंने बोला कि जो W1 है वो W2 का सबसेट है, तो W1 यूनियन जो W2 होगा वो W2 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सबसेट है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर देख लो, अगर मैं W1 यूनियन W2 यहाँ पर कंसीडर करूँ, तो वो W1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि W2 जो है वो इसका सबसेट है, राइट। तो इसके सारे एलिमेंट इसी के अंदर लाई कर रहे होंगे, तो इनका यूनियन W1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब W2 खुद ही एक सबस्पेस है, तो इनका यूनियन भी सबस्पेस फॉर्म कर जाएगा। सिमिलरली W1 खुद ही एक सबस्पेस है। ओके, तो दो वेक्टर्स का जो यूनियन है वो सबस्पेस तभी फॉर्म करेगा जब वो एक दूसरे के सबसेट हो, राइट। अंडरस्टूड गाइस? यस मैम। ओके, अभी ये बताओ कि अगर मेरे पास वेक्टर स्पेस V है, जो कि है वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेट्स से लेस देन इक्वल्स टू 6, ओके, देन इनमें से कौन सा सबस्पेस है? अगर मैं आपको कुछ ऐसे दे दूं, W1 है विच इज f of x belongs to V, f0 equals 1, or let's say W2 is equals fx belongs to V, f1 is equals to 0, f3 is equals to 0, and W3 is equals fx belongs to V, degree of fx is less than equals to 4, and W4 is equals to f of x belongs to V, and coefficient of x square is 1। बताइए इनमें से कौन सा सबस्पेस फॉर्म करेगा और कौन सा नहीं करेगा? दूसरा और तीसरा करेगा और दूसरा तीसरा करेगा और बाकी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 1 और 4 में तो जीरो लाई ही नहीं कर रहा है। और देखो, अगर इसको मैं चेक करूं, ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, दैट f0 इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, और मैंने एक और फंक्शन ले लिया दैट g0 भी इक्वल टू 1 है। अभी मैं इनका जब एडिशन करूं, दैट f0 प्लस g0, जो कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो 1 आना चाहिए, लेकिन जब मैंने एडिशन किया तो वो 2 आ रहा है, विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये एडिटिव वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया कि इन दोनों का एडिशन तो ये बोल रहा है कि 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि एफ एक्स में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो गई। अब इस पे देखो, अगर मेरे पास F1 है जो कि 0 है, F3 है जो कि 0 है, तो इन दोनों का एडिशन F प्लस जी, सॉरी F1 है जो कि 0 है, एक और फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा G1 जो कि 0 है, ऐसे ही G3 जो कि 0 है, तो F1 प्लस G1 क्या हो जाएगा, 0 आ रहा है, ऐसे ही F प्लस जी ऑन 3, 3 पर क्या आ रहा है, F3 प्लस G3, ये भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सबस्पेस फॉर्म कर जाएगा। अब ये वाली चीज तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि मैंने कल बताया था कि जब भी कोई पॉलिनोमियल, ये क्या था, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 6, और ये क्या है, उससे छोटी डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अगर ये उससे छोटी डिग्री का है तो ये क्या फॉर्म कर जाएगा, वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है तो ये सबस्पेस भी फॉर्म करेगा। जो मैंने कल पढ़ाया था पॉलिनोमियल के बारे में, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। अभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करो,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बोल रहे हैं हमेशा 1 रहेगा। तो अगर ये हमेशा 1 ही होगा तो इसमें जीरो वेक्टर तो कभी लाई ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस वजह से वहां पर कोई जीरो वेक्टर नहीं है। तो जीरो वेक्टर न होने की वजह से ये सबस्पेस नहीं है। दिस इज नॉट अ सबस्पेस, राइट? अंडरस्टूड? यस मैम। ओके। अभी इसी तरीके से एक और देखो कि अगर जो वी वेक्टर स्पेस है वो 2 क्रॉस 2 है, इट इज मैट्रिक्स स्पेस है, ठीक है, ए आई जे बिलोंग्स टू आर। ओके, नाउ दिस इज अ वेक्टर स्पेस वी आर कंसिडरिंग, और ये है W1 जो कि है ए गिवन ए ट्रांसपोज इक्वल्स ए, और W2 which is let's say A given A transpose equals minus A, and W3 which is A given trace of A is equals to 0। ओके, और लेट्स से ये मैंने बोल दिया कि ये तीनों सबस्पेस हैं, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये तीनों सबस्पेस हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा सबस्पेस होगा, W1 यूनियन W2, W2 यूनियन W3, और लेट्स से W1 यूनियन W3, इनमें से कौन सा सबस्पेस होगा, इनमें से बताना है। अब यूनियन की प्रॉपर्टी जो जस्ट अभी मैंने बोली थी वो ये बोली थी कि यूनियन जो है वो सबस्पेस तभी फॉर्म करते हैं जब कोई भी एक दूसरे का सबसेट हो। तो W1 W2 का सबसेट हो या W2 W1 का सबसेट हो, तभी वो आ, उनका जो यूनियन है वो सबस्पेस फॉर्म करेगा। तो आपको बेसिकली ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो है वो एक दूसरे का सबसेट है। बताइए, कोई आइडिया लगा सकता है कोई? सेकेंड वाला तो सब सीक्वेंस है, सब स्पेस है। सेकंड वाला सबस्पेस है, तो मुझे ऑप्शन बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा डब्ल्यू सबस्पेस? टू यूनियन W3। W2 यूनियन W3 क्यों करेगा? क्योंकि W2 जो है, ये वाला जो W2 है, दिस इज कंटेन्ड इन W3, ये W3 के अंदर लाई कर रहा है। कैसे लाई कर रहा है वो भी बताओ। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक होने की वजह से सभी प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, हाँ, इसकी राइट, वजह से ट्रेस भी जीरो हो जाए। राइट। तो यहां से आप एक नोट पॉइंट लिख सकते हो, वो ये है कि अगर V जो है वो वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल मैट्रिसेस, all matrices of n cross n, okay, of n cross n, then set of symmetric, skew symmetric, Hermitian, skew Hermitian, and upper triangular, lower triangular, upper triangular, lower triangular, like diagonal, scalar, ये वाली जो मैट्रिसेस होती हैं ये सारी सबस्पेस फॉर्म करती हैं। फॉर्म करती हैं, सबस्पेस फॉर्म करती हैं, और आप चाहें तो सब पे अप्लाई करके भी देख सकते हैं वो तीनों कंडीशन के वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। ये सारी जो सेट है मैट्रिसेस के, ये जो है वो सबस्पेस फॉर्म करती हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, अब बात करते हैं लीनियर सम की। लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, जब हम बात करें लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस, हम ये बोलते हैं दैट द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस इज अ सबस्पेस, इज अ सबस्पेस। ऐसे कि अगर मेरे पास U और W दो सबस्पेस हैं किसी वेक्टर स्पेस V के, सबस्पेस है ये वेक्टर स्पेस V के, ठीक है, ओवर द फील्ड लेफ्ट। ओके, तो इनका लीनियर सम कैसे डिफाइन होगा? U प्लस W, जहां पर U वेक्टर है जो कि वेक्टर, लेट्स से दिस इज स्मॉल u, दिस इज स्मॉल w, ये जो U वेक्टर है वो सबस्पेस U में लाई कर रहा है, और ये जो W वेक्टर है जो कि W सबस्पेस में लाई कर रहा है। ठीक है,
तो ये जो हो गया, ये जो डिफाइन कर दिया, ये हो गया लीनियर सम दो सबस्पेसेस का। ठीक है, यानी कि मैंने दोनों सबस्पेस से वेक्टर्स ले लिए और ये उनका लीनियर सम है, लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, लीनियर सम है। ठीक है, तो ये जो होता है लीनियर सम दो सबस्पेसेस का, वो हमेशा सबस्पेस फॉर्म करता है। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ सबस्पेस, राइट। लीनियर सम और लीनियर कॉम्बिनेशन में अंतर क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने क्या बताया था? लीनियर कॉम्बिनेशन हमने बताया था दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज a1 x1 प्लस a2 x2 गोइंग ऑन टू an xn। ठीक है, ये मैंने किसी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा जहां पर सारे ai जो हैं वो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, जहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन में ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन लीनियर सम क्या हो गया, इनका जो कोफिशिएंट है वो हमेशा बनी रहेगा। यहाँ पर कोफिशिएंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर हम ओके। लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, ये सिर्फ लीनियर सम है, दो वेक्टर्स का लीनियर सम। और यहाँ पर ये लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया जहां पर स्केलर्स हैं, एआई जो हैं मेरे स्केलर्स हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, अभी आपने मुझे ये याद दिला दिया, तो इससे आप देखो कि जब ये सा कुछ सेट था कि जब मैंने बोला था कि W जो है वो सबस्पेस है, और a1 x1 a2 x2 से an xn अगर वो इक्वल टू जीरो है, ये हमेशा सबस्पेस फॉर्म करता है। राइट, मैंने ये बोला था कि अगर इक्वल टू जीरो है ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन, तो वो हमेशा सबस्पेस फॉर्म करेगा। ठीक है, यस मैम। अभी अभी एक इससे चीज याद करो कि अगर मैं बात करूं होमोजेनियस सिस्टम की, होमोजीनियस सिस्टम, तो होमोजीनियस सिस्टम कैसा होता है? होमोजेनियस सिस्टम होता है मेरा ए एक्स इक्वल्स टू जीरो। यस मैम। ठीक है, जहां पर ए मेरी कोई एक मैट्रिक्स होती है m क्रॉस n की, और x जो है वो n क्रॉस 1 का है, और दिस इज जीरो। ओके, ये क्या करते हैं हम होमोजेनियस सिस्टम में, किसी भी होमोजेनियस सिस्टम नहीं, नॉन होमोजेनियस में भी, कि हम एक्सिस की वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक, बेसिकली मुझे x1 x2 xn इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। राइट, तो जब हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, लाइक मैंने ए पुट किया, ये मैट्रिक्स ए है, ये एक्स है, इज इक्वल्स टू जीरो, तो मेरे पास कुछ एक लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो आ रहा होता है, समथिंग लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो। लाइक इस तरीके की कई सारी इक्वेशंस फॉर्म हो रही होती हैं, इस तरीके यस की मैम। कई सारी इक्वेशंस फॉर्म हो रही होती हैं उस टाइम पे, राइट। और उन इक्वेशंस को सॉल्व करके मेरे पास x1 x2 xn की वैल्यू फॉर्म होती है, वैल्यू आती है। राइट, तो हमने क्या बोला कि मैंने W बोल दिया कि ये एक सेट ले लिया x1 x2 टू xn, इन सारी वैल्यूज का, जो कि केस पावर n में लाई करेंगी। ठीक है, ये फील्ड है, ठीक है, केस पावर n में लाई करेंगी। ये है वो सारी वैल्यूज जो सॉल्व होके आई हैं, जो सॉल्व होके होमोजेनियस सिस्टम में आई हैं। अब इससे आप ये बता सकते हो कि क्या ये जो सॉल्व होकर आई हैं वैल्यूज, ये सबस्पेस फॉर्म करेंगी? क्या सॉल्व, ये क्या है, W हमने सारी वैल्यूज ले ली जो कि होमोजेनियस सिस्टम में लाया करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, ये सॉल्यूशन स्पेस है, ये सॉल्यूशन स्पेस है मेरा होमोजेनियस सिस्टम का। जितनी भी सॉल्व होके वैल्यूज आई हैं वो इसमें, ये मैंने x1 x2 टू xn उसका एक सेट बना दिया। ठीक है, तो ये मेरा सॉल्यूशन स्पेस है। अब ये बताइए, ये जो सॉल्यूशन स्पेस है होमोजेनियस सिस्टम का, क्या ये सब स्पेस फॉर्म करेगा या नहीं? करेगा मैम। करेगा, क्योंकि एक तो आप ऐसे चेक कर लो कि ये जो इक्वेशन है वो सेम है, जो मैंने अभी पिछली बार इक्वेशन लिखी थी वो सेम सेम इक्वेशंस है, राइट। और दूसरा, आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सबस्पेस के लिए क्या होता है, पहली कंडीशन अगर मैं देखूं कि जीरो वेक्टर लाई करना चाहिए डब्ल्यू में, ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे कि जीरो लाई कर रहा है या नहीं। जीरो लाई करने के लिए एक्स इक्वल्स टू जीरो है मेरे पास, जीरो डब्ल्यू में लाई करने का मतलब है कि जीरो सॉल्यूशन हो, यानी कि एक्स आई जो है उनका सॉल्यूशन जीरो हो। हम जानते हैं कि कोई भी ए एक्स इक्वल्स टू अगर जीरो है, तो वो अपने सॉल्यूशन को हमेशा सेटिस्फाई करती है। ठीक है, दैट इज ए इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो आएगा।
यस मैम, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ए इंटू जीरो इक्वल्स टू जीरो हो गया, तो यहाँ क्या हो गया कि जीरो वेक्टर जो है वो डब्ल्यू में लाई कर रहा है। इसी तरीके से आप दूसरा चेक कर लो कि अगर यू और वी कोई दो सॉल्यूशंस हैं जो कि डब्ल्यू में लाई कर रहे हैं, ओके, और अगर यू और वी सॉल्यूशंस हैं जो कि डब्ल्यू में हैं, तो यू और वी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि वो एक्स के सॉल्यूशंस होंगे। तो हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू जीरो, ए वी इक्वल्स टू जीरो, राइट, क्योंकि हर सॉल्यूशन अपने इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता ही है। अब इनको सॉल्व करके मेरे पास एक इक्वेशन ही तो आती है, और वो हमेशा अपने सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करती है। तो ये मेरे पास आ गई ए इक्वल्स टू जीरो, ए बी इक्वल्स टू जीरो। अब इसको सेटिस्फाई कराने के लिए हम वो जो दो मैंने सिंगल कंडीशन लिखी थी दोनों को मिला के, विच इज ए यू प्लस बी वी, अब हम ये चेक करेंगे क्या ये मेरी सॉल्यूशन स्पेस में लाई कर रही है या नहीं, ये सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। अब मैंने चेक किया दैट ए ऑफ ए यू प्लस बी वी, क्या ये इक्वल टू जीरो आ रहा है। अगर ये इक्वल टू जीरो आ रहा होगा तो ये भी जो मेरी कंबाइंड कंडीशन थी सेकंड और थर्ड की वो सेटिस्फाई कर जाएगी, राइट। हम इसको लिख सकते हैं ए ऑफ ए यू प्लस बी ऑफ ए वी। अब ए यू क्या है, ए यू जीरो है, ए वी क्या है, ए वी जीरो है, दैट इज ए इंटू जीरो प्लस बी इंटू जीरो, दैट इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो क्या हुआ, सॉल्यूशन स्पेस की जो कंडीशन थी वो मेरी यहाँ सेटिस्फाई हो गई। जो पहला था वो भी मेरा सेटिस्फाई हो गया, जीरो वेक्टर लाई करना चाहिए, और दूसरा था वो भी मेरा सेटिस्फाई कर गया। तो अगर हम होमोजेनियस सिस्टम की बात करें तो सॉल्यूशन स्पेस, आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हो दैट द सॉल्यूशन स्पेस ऑफ होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम फॉर्म सबस्पेस ऑफ केस पावर n, ओके, फॉर्म सबस्पेस ऑफ केस पावर n, ओके। अब ये n कहाँ से है, n है मेरा नंबर ऑफ अननोन्स। अगर ये नंबर ऑफ अननोन्स मेरे पास n है तो ये केस पावर n जाएगा, अगर नंबर ऑफ अननोन्स m है तो ये केस पावर m जाएगा, ओके। सो दिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अननोन्स दैट वी हैव, ओके। अभी इसी तरीके से मुझे बताओ कि अगर मेरे पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्या ऐसा कुछ कंक्लूड कर सकते हैं हम सॉल्यूशन स्पेस के बारे में। हेलो, हेलो, नहीं पता मैम। बात नहीं, तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम होता क्या है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम कौन सा होता है। एक्स इज इक्वल टू बी। अगर एक्स इज इक्वल्स टू बी है तो यहाँ पर तो जीरो वेक्टर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। अगर मैं अपने सारे सॉल्यूशन जीरो ले लूं, दैट इज जीरो 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 जीरो, तो ए जीरो इक्वल्स टू जीरो आना चाहिए, लेकिन ए जीरो इक्वल्स टू यहाँ बी आ रहा है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू बी, राइट। कोई भी सॉल्यूशन स्पेस जो होता है नॉन होमोजेनियस का, वो सबस्पेस फॉर्म नहीं करता है, सीधी सी बात ये है, ठीक है, क्योंकि ये जीरो वेक्टर्स में लाइन नहीं करता, राइट। यस मैम। ओके, अब बात करते हैं लीनियर स्पैन्स पे, लीनियर स्पैन्स, ठीक है। लीनियर स्पैन्स में क्या होता है, लीनियर स्पैन होता है द सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ all linear combinations like a1 u1 plus a2 u2 to an um where u1 to um जो वेक्टर्स हैं जो कि लाई कर रहे हैं मेरा वेक्टर्स v, वेक्टर v में, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि स्पैन ऑफ यू आई, स्पैन ऑफ यू आई जो है मेरा, वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं वेक्टर्स के, जो कि इन वेक्टर्स की हेल्प से जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म हो सकते हैं मेरे, वो उन सारे वेक्टर्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो स्पैन ऑफ यू आई इज बेसिकली सिग्मा ए आई यू आई, दिस इज द सेम थिंग, ओके, फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू के, ओके। इसको हम बोलेंगे एल ऑफ एस, दिस इज द लीनियर स्पैन एल ऑफ एस विच इज स्पैन ऑफ यू आई सिग्मा ए आई यू आई, दिस इज व्हाट, कि ये मेरा एक सेट है वेक्टर्स का जो कि वेक्टर स्पेस वी में लाई कर रहा है, देन एनी वेक्टर ऑफ दिस फॉर्म,
of this linear combination form, any vector which is in the this linear combination form, okay, the set of all these kinds of vectors जो कि इन लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं, उन सारे कलेक्शन को हम बोलते हैं स्पैन ऑफ यूआई। ओके, उसको हम बोलते हैं लीनियर स्पैन ऑफ यूआई। ओके, अब ये क्या है, लीनियर स्पैन है। तो अभी सेम चीज आप लीनियर स्पैन के लिए भी चेक कर सकते हो कि ये जो लीनियर स्पैन है क्या वो सबस्पेस फॉर्म करता है। लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन दैट इज स्पैन ऑफ यूआई इज सबस्पेस ऑफ वी, ये सबस्पेस फॉर्म करता है। दिस इज अ सबस्पेस ऑफ वी। कैसे करता है वो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या है, a1 u1 गोइंग ऑन टू am um इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर मैं अपने, अब यहाँ पर ai's क्या है, ai's विच बिलोंग टू द फील्ड ऑफ स्केलर्स, तो अगर मैं अपने सारे ai's की वैल्यू 0 ले लूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ सिमिलरली सेकंड चीज देखें कि अगर v और w जो दो वेक्टर्स हैं जो कि स्पैन ऑफ ui में लाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि v और w दो वेक्टर्स हैं जो कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे कि अल्फा बी प्लस बीटा डब्ल्यू जो है वो बिलोंग करें स्पैन ऑफ ui में। ये हो गई सिंगल कंडीशन चेक करने की। ठीक है, यानी कि अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू जो हो वो स्पैन ऑफ ui में लाई करे। इसको आप कैसे चेक करोगे, बी मेरे पास वेक्टर है दैट इज रिटन इन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन, डब्ल्यू मेरे पास वेक्टर है जो कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। तो आप इसको बस एक्सपेंड कर दोगे और चेक करोगे क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करेगा या नहीं। ऑब्वियसली ये कर जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोलेंगे जो लीनियर स्पैन होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का, वो सबस्पेस फॉर्म करता है उस वेक्टर स्पेस बी पर। ओके, लीनियर स्पैन जो होता है वो सबस्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, अभी यहां से एक और चीज आती है, वो नोट पॉइंट में आप नोट कर सकते हो दैट हमने बोला था दैट कि जो स्पैनिंग सेट होता है, एक होता है, अब यहाँ पर कई सारे सेट हो गए तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे डिफरेंट हैं, सारे अलग अलग हैं। तो स्पैनिंग सेट मैंने बोला था कि अगर एक सेट ऑफ वेक्टर्स है u1 u2 to un, ओके, जो कि वेक्टर स्पेस v में लाई कर रहा है, और हर वेक्टर v का अगर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो अब हम इसको बोलते हैं कि ये जो सेट है वो सेट जनरेट कर रहा है वी को, जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस वी को, क्योंकि हर वेक्टर वी का इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहां से हम एक चीज कंक्लूड कर रहे हैं दैट एनी सेट ऑफ वेक्टर्स विच स्पैन्स वी, जो कि स्पैन करे वी को, और यू कैन से जनरेट करे वी को, वी वेक्टर स्पेस, एंड containing smallest possible number of vectors must be linearly independent। ओके, ये हमने क्या बोला, हमने बोला कि मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि जनरेट कर रहा है वेक्टर स्पेस वी को। उसके बाद हमने बोला कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है कंटेनिंग स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वेक्टर्स, ओके, इसमें सिर्फ उतने ही सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, उतने ही वेक्टर हैं, लाइक मिनिमम वेक्टर्स हैं जो कि मेरे पूरे सेट को जनरेट करते हैं। यानी कि इनमें कोई भी वैसा वेक्टर नहीं है जो कि एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा हो। अगर ऐसा कोई भी वेक्टर है जो कि एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, तो ये पूरा सेट जो होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। राइट, तो अगर ये मिनिमल स्पैनिंग है, मिनिमल स्पैनिंग यानी कि सारे वेक्टर्स जो हैं वो स्पैन कर रहे हैं मेरे वेक्टर स्पेस वी को, और सारे वेक्टर्स जो हैं लीनियर इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम इसको बोलेंगे, इस सेट को बोलेंगे मिनिमल स्पैनिंग, मिनिमल स्पैनिंग सेट। मिनिमल स्पैनिंग क्यों बोलेंगे, इनमें सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि मेरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं। तो अब ये जो सेट है मेरा क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर मैंने इसमें से एक भी वेक्टर रिमूव कर दिया तो उसमें ये जो है मेरा वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं करेगा। ये मेरा हो गया कि अगर ये मेरे पास डिफाइंड सेट है, अगर एक भी वेक्टर इसमें से रिमूव करते हैं तो वो वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं करेगा। राइट, तो ये क्या हो गया,
मिनिमल स्पैनिंग सेट हो गया कि अगर इसमें से एक भी वेक्टर कम किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेट है वेक्टर्स का वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और इसको हम बोलेंगे मिनिमल स्पैनिंग। ओके, हेलो, यस मैम। ओके, ओके, देन लेट्स सी दिस, दैट अगर मेरे पास ये दो सेट्स हैं, दैट इज अल्फा बीटा गामा। ओके, और मेरे पास दूसरा है टी, विच इज अल्फा बीटा, लेट्स से अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा प्लस गामा। ओके, ये दो सबसेट्स हैं किसी वेक्टर स्पेस वी के। ओके, तो जो मैंने लीनियर स्पैन्स लिखा, तो अब मुझे पता करना है कि क्या एस टी के क्या हम इसको लिए लिख सकते हैं कि ये दोनों सबसेट्स बराबर हैं। Like, can I write this L of S is equals to L of T? Linear span of S is equals to linear span of T. लीनियर स्पैन ऑफ एस का मतलब क्या है कि हर वेक्टर एस का टी के लीनियर में कॉम्बिनेशन में लिखा जाए और हर वेक्टर टी का एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, तब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का एल ऑफ एस लीनियर स्पैन जो है वो बराबर है। तो क्या ये एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं? यस मैम। राइट, लिखे जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं देखूं दैट ईच एलिमेंट ऑफ टी, हर एलिमेंट टी का लीनियर कॉम्बिनेशन है वी एस के वेक्टर्स का। राइट, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, एल ऑफ टी इज सबसेट ऑफ एल ऑफ एस। राइट, क्योंकि हर वेक्टर टी का एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, इसी तरीके से हर वेक्टर एस का टी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। कैसे, वो देखो कि अल्फा को अगर मुझे लिखना हो तो अल्फा प्लस जीरो बीटा प्लस जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस जीरो बीटा प्लस गामा। ठीक है, यही तो है मेरे पास चार वेक्टर्स टी में, अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा। इसी तरीके से हम बीटा को लिख सकते हैं, इट इज जीरो इंटू अल्फा बीटा प्लस जीरो इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस जीरो इंटू बीटा प्लस गामा। ओके, इसी तरीके से गामा को लिखा, दैट इज जीरो इंटू अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस वन इंटू बीटा प्लस जीरो इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस बीटा प्लस गामा। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मेरा अल्फा ही। तो मैंने क्या किया, इनको अल्फा बीटा गामा को इनके चारों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। ओके, दे कैन बी रिटन इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो यहां से हमने कंक्लूड किया एल ऑफ एस इज सबसेट ऑफ एल ऑफ टी। राइट, तो पहले में एल ऑफ टी सबसेट ऑफ एल ऑफ एस है, एल ऑफ एस इज सबसेट ऑफ एल ऑफ टी। तो यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये एक दूसरे के सबसेट हैं तो ये क्या है, बराबर है। ओके, तो यहां से एक और चीज सामने आती है कि अगर एस और टी दो सबस्पेसेस हैं वेक्टर स्पेसेस वी के, सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी, ठीक है, और जहां पर एस है वो सबसेट है टी का, अगर एस टी का सबसेट है, देन लीनियर स्पैन ऑफ एस इज सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ टी। ओके, और एक और चीज होती है दैट लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी, लीनियर स्पैन ऑफ एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ एस प्लस लीनियर स्पैन ऑफ टी। ओके, और ये कब होता यस है, मैम। ये कब होता है जब हर एलिमेंट एस का, इसका मतलब क्या है, जब हर एलिमेंट एस का टी के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा हो, तभी तो मैंने लिखा एल ऑफ एस इज सबसेट ऑफ एल ऑफ टी। जब मैंने ये शो कर दिया कि हर वेक्टर एस का टी के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, तब हमने बोला कि एल ऑफ एस इज सबसेट ऑफ एल ऑफ टी। राइट, गॉट इट। इसी तरीके से आप ये देखिए, एक और चीज देखते हैं, वो है ये कि अगर मेरे पास आर क्यूब है जो मेरा वेक्टर स्पेस है, और अल्फा है विच इज वन टू थ्री, एंड लेट से बीटा है विच इज थ्री वन जीरो। ओके, और मुझे चेक करना है ये मेरा कोई एक वेक्टर है गामा विच इज टू वन थ्री, दैट वेदर दिस इज इन सबस्पेस और नॉट। ठीक है,
ये क्या है, डिटरमाइन सबस्पेस ऑफ आर क्यूब बाय वेक्टर्स अल्फा बीटा एंड दिस इज गामा विच इज 2 1 3, इफ दिस इज इन सबस्पेस और नॉट, जहां पर अल्फा बीटा क्या है, एल ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज द सेट ऑफ वेक्टर्स विच इज स्पेंड, दिस इज द स्पेनिंग स्पेंड बाय दीज वेक्टर्स, यानी कि मेरा जो आर क्यूब है तो इन वेक्टर्स के थ्रू स्पेन किया जा रहा है। अगर आर क्यूब इन वेक्टर्स के थ्रू स्पेन किया जा रहा है तो यानी कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, और वेक्टर इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, राइट। तो अगर ये सबस्पेस में है यानी कि 2 1 3 भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाना चाहिए। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिख दिया इन वेक्टर्स के तो ठीक है, अगर नहीं लिख पाए तो ये सबसेट नहीं, ये सबस्पेस में लाई नहीं करेगा ये वेक्टर, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चेक करना है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, लेट्स से सी अल्फा प्लस डी बीटा, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है दैट इज सी 1 2 3 प्लस डी 3 1 0, ये हो गया इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक। तो अब हमें चेक करना है कि क्या जो गामा है एल अल्फा बीटा क्या है, एल अल्फा बीटा क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ अल्फा बीटा विच इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस विच इज फॉर्म्ड बाय अल्फा एंड बीटा, सेट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस तो ही तो होता है। हमें चेक करना है कि क्या गामा है जो है वो अल्फा बीटा के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2 1 3, ओके। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो गामा है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं, तो इसके लिए हमने क्या किया, हम सारी कंडीशंस चेक करेंगे विच इज सी प्लस 3 डी, 2 c प्लस डी, 3 c इज इक्वल्स टू 2 1 3, ओके। अब हमने इसको सॉल्व किया विच इज सी प्लस 3 डी इज इक्वल्स टू 2, 2c प्लस डी इज इक्वल्स टू 1, 3c इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे क्या आया, c इज इक्वल्स टू 1 आया, यहाँ क्या है, d इज इक्वल्स -1 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा d इक्वल 1 बाई थ्री। अब c की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू -1 है और d की वैल्यू 1/3 है। अब दो वैल्यूज तो ले नहीं सकता d, ये कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो गई, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो गई। अगर ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है यानी कि हम इस गामा को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, तो अगर इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते तो ये गामा जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लाई नहीं करेगा, यू कैन से ये सबस्पेस में नहीं होगा, ठीक है। ये सबस्पेस में फॉर्म नहीं होगा, राइट, अंडरस्टूड। यस। ओके, कोई डाउट है अभी? आई नो ये काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि सारे सेट 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 लीनियर कॉम्बिनेशन हम तब से बोले जा रहे हैं, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन रखोगे तो चीजें क्लियर रहेंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, लीनियर स्पैन, जनरेटिंग सेट, और उसके बाद फिर सबस्पेस, ये चीजें काफी रिलेटेड हैं, काफी कंफ्यूजिंग है, तो आप खुद भी पढ़िए, और अभी कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, कुछ भी, कोई भी डाउट। हेलो, एनी डाउट्स? इस क्वेश्चन में कोई डाउट? नहीं। ओके देन फिर, अभी कोई डाउट नहीं, कोई बात नहीं, बाद में पूछ लेना, और अभी फिर रैप अप करते हैं, ओके। फिर अगले लेक्चर में हम फिर लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, ओके। ओके। ओके देन, ट्राई टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, हाँ। ओके, अभी आपके पास एक हफ्ते बाद क्लास होगी तो रिवाइज करने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना किसी बुक एक्सेट्रा से, तो उससे आपको थोड़ी हेल्प होगी। वरना अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ भी आप कंटिन्यू करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस आपको थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि मैं सारी चीजों को साथ लेके चल रही हूँ, चाहे वो होमोजीनियस से रिलेटेड हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड हो, मैट्रिक्स से रिलेटेड हो, जिससे भी जिस कॉन्सेप्ट से भी जो जो चीजें रिलेटेड हैं मैं उनको साथ लेके चल रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप मुझे बता दीजिए उसी वक्त, ओके।
गॉट इट? हाँ। ओके, देन बाय। बाय।